ओके। तो ब्रिटिश लोग इनको ट्राइबल लोगों को अनसिविलाइज्ड कह के बुलाते थे। क्यों? क्योंकि जो ये ट्राइबल पीपल थे उनका तो काम क्या होता था, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहना, ठीक है? वो भी कैसे? डिपेंड्स अपॉन द सीज़न। तो ये लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट अनसिविलाइज्ड कहकर बुलाते थे। सो योर फर्स्ट आंसर इज अनसिविलाइज्ड। देन सेकंड, द मेथड ऑफ सोइंग सीड्स इन ज़ूम कल्टीवेशन इज नोन एज, क्या आएगा इसका आंसर? द मेथड of sowing seeds in Zoom cultivation is known as, anyone? क्या कहेंगे इसको? जो मेथड थी जूम कल्टीवेशन में, जो सीड्स होते हैं उसको सो करने के मेथड को हम क्या कहते थे? एनीवन? सोइंग तो आ गया। सोइंग सीड्स मतलब जो बीज होते हैं बीज को बोना, सो मतलब बोना होता है, ठीक है? वो मेथड को क्या कहते थे? व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट मेथड? ये रहा आंसर। इसको कहते थे ब्रॉडकास्टिंग और स्कैटरिंग। मैंने बताया भी था, ब्रॉडकास्टिंग मतलब जो सीड होते हैं उसको बो करना, सॉरी सो करना, राइट? वो मेथड को कहते थे ब्रॉडकास्टिंग। ये खास याद रखना, ब्रॉडकास्टिंग और स्कैटरिंग, व्हाटएवर यू कैन राइट। देन नेक्स्ट वी हैव द ट्राइबल chiefs गॉट titles in central India under the British land settlement। क्या आएगा यहाँ पर? द ट्राइबल चीफ्स गॉट डैश टाइटल। तो जो ट्राइबल चीफ था उसको डैश टाइटल मिला, वो भी कहाँ पर? सेंट्रल इंडिया में, द ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट। तो क्या नाम मिला था उसको, जो ट्राइबल चीफ था उसको? कौन सा टाइटल मिला था उसको? ही गॉट लैंड टाइटल। द ट्राइबल चीफ्स गॉट लैंड टाइटल्स इन सेंट्रल इंडिया। मतलब जो ट्राइबल चीफ है उसको सेंट्रल इंडिया में टाइटल मतलब क्या नाम से उसको बुलाते थे, मतलब उसको जो टाइटल दिया था क्या क्या उसको संभालना है, तो वहां पर आएगा लैंड, ठीक है, अंडर द ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट। देन आफ्टर वी हैव ट्राइबल्स वेंट टू वर्क इन द डैश ऑफ आसाम एंड डैश इन बिहार। तो ट्राइबल पीपल वो कहाँ कहाँ गए, आसाम में क्यों गए थे और बिहार में क्यों गए थे? यस, आसाम ये लोग गए थे फॉर टी प्लांटेशन एंड फॉर बिहार दे वेंट फॉर कोल माइंस। क्लियर? तो ये था यहाँ पर। देन नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रू फॉल्स पे। फर्स्ट वन, जूम कल्टीवेटर्स प्लाउ द लैंड एंड सो सीड्स। बोलो, जूम कल्टीवेशन में पहले, सॉरी, फॉल्स, सॉरी सॉरी सॉरी, यस, यहाँ पे फर्स्ट में आएगा फॉल्स। क्यों फॉल्स आएगा? क्योंकि जूम कल्टीवेटर क्या करते थे, वो तो पहले पेड़ों को काट देते थे, जो ट्री टॉप्स होता था उसको काट देते थे, राइट? उसके बाद नीचे क्या करते थे, जो घास होती उसको जला देते, और उसकी ऐश जो आती वो पूरी ऐश को मतलब वहां पर फैला देते थे, और वहां पर फिर ये लोग जो सीड होते थे उसको वहां पर सो करते थे। तो यहाँ पर तो प्लाव वगैरह कुछ आता ही नहीं है, तो ये होगा फॉल्स। एंड cocoons were brought from the Santhals and sold by the traders at 5 times the purchase price। मतलब कुकुन्स को ये लोग संथाल से खरीदते थे और 5 गुना ज्यादा दाम में उसको बेचते थे। जो ब्रिटिशर्स थे वो कुकुन्स को खरीदते थे संथाल से। संथाल से एक ट्राइबल कम्युनिटी है, ठीक है, जो मतलब ट्रेडर्स उसको खरीदते थे और उसको 5 गुना ज्यादा दाम में उसको बेचते थे। बोलो, इज इट राइट और रॉन्ग? मैंने बोला भी था, बताया भी था। एनी आइडिया? यस, ऑब्वियस, इट इज ट्रू।
क्योंकि जो ब्रिटिशर्स है, जो ये ट्रेडर्स है, जो मनी लेंडर्स है, उन्होंने तो एक ही काम किया है कि जो भी ट्राइबल्स पीपल है, उनको तो क्या करा है? लूटा ही है ना। मतलब कम कीमत में उसको खरीदो और ज़्यादा कीमत में उसको सोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हुई थी ट्राइबल लोगों के साथ। देन Birsa urged his followers to purify themselves, giving up drinking liquor and stop believing in witchcraft and sorcery. बिरसा ने लोगों से रिक्वेस्ट की, अगर अपने आप को शुद्ध बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? गिव अप ड्रिंकिंग लिकर, मतलब शराब पीना छोड़ दो, एंड स्टॉप बिलीविंग इन विटक्राफ्ट एंड सॉर्सरी। विटक्राफ्ट मतलब अंधविश्वास, ये सब जादू टोना सब सबको मानना छोड़ दो। तो बोलो राइट या नो? कसक, यस इट इज ट्रू। ये यहाँ पर ट्रू आएगा। राइट। ऑब्वियस बिरसा ने लोगों को कहा ही था कि अगर आपको एक अच्छी मतलब अ, मुंडापुरी ट्राइब अच्छी बनानी है, उसके लिए आपको शराब छोड़नी पड़ेगी। जो एक जादू है, जो काला टोना, जो जादू टोना कहते हैं, वो सब आपको छोड़ना पड़ेगा। द ब्रिटिश वांटेड टू प्रिजर्व द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ। तो जो ब्रिटिशर्स थे, वो मतलब ट्राइबल की जो लाइफ थी उसको प्रिजर्व करना चाहते थे। ऑब्वियस नॉट। यहाँ पर आएगा फॉल्स। फाइनल। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर। हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है। व्हाट प्रॉब्लम्स डिड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स फेस अंडर ब्रिटिश रूल? तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे, उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे ब्रिटिश रूल के अंडर? कौन बोलेगा आंसर? आई वांट टू हियर द करेक्ट आंसर। जो भी पॉइंट याद आते हो। एंड दिस इज ऑफ 2 to 3 मार्क्स क्वेश्चन। 2 से 3 मार्क्स का आंसर है इसका। सो यू हैव टू इलेबोरेट, उसको थोड़ा ब्रीफली समझाना पड़ेगा। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़े थे अंडर ब्रिटिश रूल? देन और कुछ याद आ रहा हो किसी को? यस देन प्रथम, आर यू देयर? ओके, नाउ डू वन थिंग। हियर्स अ पैसेज, यहाँ पर एक मैंने आंसर लिखा हुआ है, जस्ट रीड इट आउट और इसको मुझे समझाना है फिर। यस वेरी गुड। अब बोलो इसको मुझे कौन समझाएगा? दिस इज योर परफेक्ट आंसर। इसको समझाना है।
तो देखो, मैं बता देता हूँ। फर्स्ट है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक रीजन। अब जो ये ब्रिटिश है, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उनको क्या चाहिए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव और उनका जो इकोनॉमिक रीजन मतलब उनकी जो आर्थिक स्थिति थी, उसके लिए ये लोग क्या चाहते थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो लोग क्या ट्राई करती थी, सेटलिंग द जूम ऑल शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। तो जो भी जूम ऑल शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे, उनको क्या करना चाहती थी, उनको सेटल करना चाहती थी कि ये लोग एक जगह पर रहे और उनसे मतलब हम खे ये जो फॉरेस्ट वगैरह है, वहाँ पर हम उनसे काम करवाएँगे, तो उनको थोड़ा और ज़्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है? तो ये लोग सब ये प्लान कर रहे थे। हाउएवर, शटल प्लाउ कल्टीवेशन डिड नॉट प्रूव टू बी हेल्पफुल टू दिस ज़ूम कल्टीवेटर्स। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि जो सेटल्ड कल्टीवेटर थे, ठीक है? मतलब ये बात उतनी प्रूव नहीं हो पाई, इतनी हेल्पफुल नहीं हो पाई ज़ूम कल्टीवेटर्स के लिए। क्यों? क्या हुआ था वहाँ पे? क्योंकि दे ऑफ़न सफ़र्ड, उनको मतलब वहाँ पर बार-बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। कैसे कि देयर फील्ड्स डिड नॉट प्रोड्यूस गुड यील्ड्स, क्योंकि वहाँ पर उनकी जो खेती थी वो मतलब बहुत अच्छे से नहीं हो पा रही थी। द न्यू फॉरेस्ट लॉज आल्सो अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। अब जैसे ही ये नया फॉरेस्ट लॉ लाए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसकी वजह से भी क्या हुआ कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स है, उनके ऊपर भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा था इसका फॉरेस्ट लॉ का। शिफ्टिंग और ज़ूम कल्टीवेशन इज़ यूजुअली डन ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ फॉरेस्ट लैंड। ऑब्वियस सी बात है कि जो भी शिफ्टिंग और ज़ूम कल्टीवेटर्स थे, ठीक है? अगर उनको मान लो कोई खेती वगैरह करनी हो तो उनको जंगल में एक छोटा-सा पैच देते थे। पैच मतलब एक छोटी ऐसी जगह उसको दे देते थे फॉरेस्ट लैंड में, जहाँ पर वो ट्राइबल जो है पीपल, वो मतलब वहाँ पर कल्टीवेट कर सके। एंड अंडर द फॉरेस्ट लॉज़, द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर ऑल फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर्ड दैट फॉरेस्ट वेर स्टेट प्रॉपर्टी। अब जैसे ही ये फॉरेस्ट लॉज़ आया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उनका जो कंट्रोल था, ठीक है, उनका जो पावर था, वो मतलब धीरे-धीरे और एक्सटेंड होने लगा, मतलब और भी फैलने लगा पूरे फॉरेस्ट में। और धीरे-धीरे उन्होंने क्या करा कि जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया, स्टेट प्रॉपर्टी। स्टेट प्रॉपर्टी मतलब ये जो भी फॉरेस्ट है, वो किसके अंडर है? वो अब किसकी प्रॉपर्टी है? ब्रिटिश की प्रॉपर्टी है, ठीक है? स्टेट प्रॉपर्टी मतलब पूरी ब्रिटिश की प्रॉपर्टी है। ऐसा ये ब्रिटिश लोगों ने पूरा वहाँ पर डिक्लेयर कर दिया था। एंड thus the Zoom cultivators were prevented from practicing Zoom cultivation freely। और इसीलिए जो ये Zoom cultivators है, उनको मतलब छूट दे दी गई थी कि आप जो है, वो Zoom cultivation एकदम फ्रीली कर सकते हो। एंड मैनी वेर फोर्स्ड टू मूव टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क एंड लाइवलीहुड। और दूसरे जो लोग थे, जिनके पास कोई ज़मीन वगैरह नहीं था, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग मतलब गाँव-गाँव घूमते थे, ठीक है? एक जगह से दूसरी जगह कुछ अलग-अलग एरियाज़ में घूमते रहते थे। क्यों घूमते थे? इन सर्च ऑफ वर्क, मतलब कोई भी काम वगैरह मिल जाए, इसलिए वो लोग घूमते रहते थे। और काम वगैरह मिल जाए तो काम की वजह से उनको क्या होता, उनका जो जीवन है, ठीक है, उनकी जो लाइवलीहुड है, वो धीरे-धीरे आगे चलती। सो दीज़ आर द प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स ने फेस किया था अंडर द ब्रिटिश रूल। क्लियर? इज़ इट ओके? पता चला सबको? येस और नो? ओके देन, हाउ डिड द पावर्स ऑफ ट्राइबल चीफ चेंज अंडर कॉलोनियल रूल? तो जो ट्राइबल चीफ होता था, उसका पावर मतलब कैसे चेंज हो गया कॉलोनियल रूल में आकर? बोलो कुछ आंसर, पॉइंट वगैरह, क्योंकि तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैं अकेला ही बोल रहा हूँ कब से। हाउ डिड द पावर ऑफ ट्राइबल चीफ चेंज? ट्राइबल जो ट्राइबल चीफ था, उसका पावर मतलब कैसे खत्म हो गया? कॉलोनियल रूल आने से, मतलब ब्रिटिश रूल आने से उनका पावर कैसे चेंज हो गया? यस, एनीवन? देन? यस, मेन पॉइंट तो ये था, उनको भी अब रेवेन्यू देना पड़ता था ब्रिटिशर्स को। देन?
हाँ, राइट, ये भी है। एंड सी नाउ, फर्स्ट, अंडर द colonial रूल, मतलब अंडर द ब्रिटिश रूल, द फंक्शन एंड द पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ चेंज्ड कंसिडरेबली। तो जैसे ही ये ब्रिटिश रूल आता है, जो पावर और जो फंक्शन और जो अथॉरिटी थी ना ट्राइबल चीफ के पास, वो क्या हो गई, एकदम अचानक से चेंज हो गई। बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश, these tribal chiefs enjoyed a certain amount of economic power and used to administer and control their territories. अब जब तक तो ये जैसे कि मतलब ये जब ब्रिटिश रूल नहीं आया था, उसके पहले तो जो ट्राइबल चीफ होते थे, उन्होंने बहुत ही एन्जॉय किया, ठीक है? सर्टेन अमाउंट्स ऑफ इकोनॉमिक पावर, मतलब उनके पास बहुत सारे पैसे वगैरह भी थे। कब? जब ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं आई थी, उसके पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से पहले उनके पास काफ़ी अच्छे पैसे थे, तो वो मतलब कोई भी चीज़ मतलब आसानी से उसको क्या कर सकते थे, वो एडमिनिस्टर कर सकते थे और किसी भी चीज़ को वो क्या करते थे, कंट्रोल कर सकते थे। उनकी जो टेरिटरीज़ होती थी, टेरिटरीज़ मतलब उनकी जो हद होती थी, ठीक है? वो सब मतलब वो जो ट्राइबल चीफ होता था, वो एडमिनिस्टर कर सकता था और उसको कंट्रोल कर सकता था। दे लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। और जैसे ये ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, उनका जो पावर था, उनकी जो सत्ता थी उनके पास, वो धीरे-धीरे क्या होने लगी? लॉस्ट होने लगी। दे वर फोर्स्ड टू फॉलो द लॉज़ मेड बाय द ब्रिटिश। और जो ट्राइबल चीफ्स होते थे, उनको फिर क्या हुआ? उनको धीरे-धीरे इनके जो लॉज़ होते थे, ब्रिटिश लॉ, उनको फिर मानना पड़ता था। दे हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश, ये ख़ास है। और उनको जो है ट्राइबल चीफ्स को, उनको कुछ मतलब पैसे देने पड़ते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है? एज़ अ ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश। They were expected to discipline their people on behalf of the British government. तो मतलब यहाँ पर जो भी है जो ट्राइबल लोग हैं, उनको मतलब क्या कहते हैं, डिसिप्लिन जैसा मतलब लाना पड़ता था उनको, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में, ठीक है? एंड हैंस अंडर द colonial रूल दे लॉस्ट द अथॉरिटी दे हैड अर्लियर। और इसी वजह से उनकी जो अथॉरिटी, उनका जो पावर था, उनकी जो क्या कहते हैं होल्ड थी, वो सब धीरे-धीरे क्या होने लगी? चेंज होने लगी पहले से। इंजर्ड अमंग देयर पीपल एंड वर अनेबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शन। और इसी वजह से उनका जो ट्रेडिशनल फंक्शन है, ठीक है? और भी कोई मतलब कोई रिचुअल्स वगैरह होते थे, वो सब धीरे-धीरे क्या होने लगे फिर? खत्म होने लगे थे। और एक और चीज़, ये सब आने से जो ट्राइबल चीफ थे, दे वर्क एज़ अ पपेट, ठीक है? दे वर्क एज़ अ पपेट फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये हो गया आपका फोर्थ का आंसर। हाउ डिड द ब्रिटिश सॉरी हाउ डिड द पावर ऑफ ट्राइबल चीफ चेंज अंडर द colonial रूल। देन फिफ्थ वन, व्हाट अकाउंट्स फॉर द एंगर ऑफ द ट्राइबल अगेंस्ट द डिकूज। ट्राइबल और डिकूज के बीच में मतलब ऐसा क्या था जिसकी वजह से दोनों एंगर थे, जो ट्राइबल्स लोग थे वो मतलब एंगर्स थे, डिकूज थे। व्हाट वाज द रीजन? यस, एंड वन मोर थिंग, अरे सॉरी, यस, देन स्क्रीन दिख रही है मेरी? आधी दिख रही है। ये वापिस से वो प्रॉब्लम हो गया, रुको 1 मिनट। वापस से प्रेज़ेंट करना पड़ेगा। ओके, डन। नाउ आई थिंक दिस इज़ योर लास्ट क्वेश्चन। ना, इसके बाद एक और है। तो देखो, व्हाट अकाउंट फॉर द एंगर ऑफ द ट्राइबल्स अगेंस्ट द डिकूज। तो डिकूज के सामने ये लोगों को इतना गुस्सा क्यों था, ट्राइबल्स के लोगों को? तो देखो, द वर्ड डिकूज मीन्स आउटसाइडर। हमें पता है कि जो डिकूज है उसका मतलब क्या होता है? आउटसाइडर होता है। और हु कम फ्रॉम आउटसाइड, मतलब ऐसे लोग जो बाहर से आते हो, जैसे कि मनी लेंडर्स है,
ट्रेडर्स है, जमींदार है, कॉन्ट्रैक्टर्स, ब्रिटिश एक्सेट्रा। तो ये सारे लोग जो है वो सब क्या है, डिकूज है, राइट। ये सारे लोग जो है वो डिकूज है, क्योंकि ये लोग सब बाहर से आए हैं। एंड देयर आर अ नंबर ऑफ रीजंस फॉर एंगर ऑफ द ट्राइबल अगेंस्ट द डिकूज विच आर एज अंडर। और उनके सामने जो गुस्सा ये लोग कर रहे थे उसके बहुत सारे रीजन हैं जो नीचे दिए गए हैं। तो देखते हैं क्या क्या पॉइंट थे। सबसे पहले है द ट्राइबल्स practiced shifting cultivation but the British forced them to follow settled agriculture and also introduced land settlement। अब जैसे कि ये जो ट्राइबल्स है, ठीक है, वो तो मतलब पहले से शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते आ रहे थे, लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने उनको क्या फोर्स किया कि आप लोग यहाँ पर सेटल्ड हो जाओ, ठीक है, यहाँ पर सेटल्ड होकर अपनी एग्रीकल्चर करो, यहाँ पर खेती वगैरह करो। एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड लैंड सेटलमेंट। और मतलब उनको जो जमीन वगैरह थी उनका भी मतलब जो सेटलमेंट करना था, ठीक है, वो सब भी मतलब उनको करके देते थे। और वो जमीन भी उनको कितनी मिलती थी, एकदम स्मॉल पैचेस में उनको जमीन मिलती थी कल्टीवेशन करने के लिए। देन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स वे आर कमिंग इनटू द फॉरेस्ट। देन आफ्टर, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स होते हैं वो मतलब जंगलों में जाते हैं। जंगल में जाकर क्या करते थे ये लोग, वांटिंग टू बाय फॉरेस्ट प्रोड्यूस। और वहाँ जंगल में जाके ये लोग जंगल की कुछ चीजें क्या करते थे, खरीदते थे। जैसे कि कोई हनी है, कोई सैंडलवुड है, ये सब सारी चीजें ये खरीदते थे अ वेरी चीप रेट, वो भी एकदम कम दाम में। एंड ल्यूरिंग देम टू टेक कैश लोन्स एट हाई इंटरेस्ट एक्सेट्रा। और जो मनी लेंडर होता था वो मतलब सबको लोन भी देता था। ये मनी लेंडर जो है वो सबको लोन देता था, और उसका जो इंटरेस्ट होता था, जो ब्याज होता था, वो कैसा होता था, एकदम हाई। बहुत ही उसका जो इंटरेस्ट होता था वो एकदम हाई इंटरेस्ट होता था। द इनोसेंट एंड पुअर पीपल इनिशियली फेल इन द ट्रैप ऑफ दिस मनी लेंडर्स। और जिसकी वजह से जो इनोसेंट, ठीक है, जो बेगुनाह लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो आसानी से मतलब ये जाल में फंस जाते थे, ये जो मनी लेंडर है उसकी जाल में। एंड ट्रेडर्स, मतलब दोनों की जाल में ये लोग फंस जाते। एंड रिमेन्ड इनडेप्टेड थ्रू आउट देयर लाइव्स। और पूरी जिंदगी ये लोग किसमें रहते थे, इनडेप्टेड। इनडेप्टेड मतलब पूरे पूरा जीवन उनका कैसे रहता था, एकदम देवे में रहता था, ठीक है, कर्जे में रहता था। Hence, the tribals consider the traders and money lenders as evil outsider। So ये एक रीजन है जिसकी वजह से जो ट्राइबल लोग हैं वो ट्रेडर और मनी लेंडर को क्या गिनते थे, ये लोग एक एविल गिनते थे, ठीक है, एक एविल आउटसाइडर की तरह ये लोग गिनते थे। एंड अंडर द ब्रिटिश रूल द ट्राइबल चीफ लॉस्ट देयर authorities they had enjoyed earlier amongst their people। और इसी ब्रिटिश रूल के तहत क्या हुआ कि जो ट्राइबल चीफ था, राइट, उसने अपनी सारी अथॉरिटीज मतलब खो दी थी, जो उसको पहले मिलती थी, ठीक है, ये सब उसने खो दी थी लोगों के लिए। एंड दे वर अनेबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शन। और जैसे ही उनका जो पावर था, उनकी जो अथॉरिटी थी, चली गई थी ट्राइबल चीफ के पास से, उनका जो ट्रेडिशनल फंक्शन वगैरह होते थे ये सब बंद हो गए वहां पर होने। उनका जो रिचुअल्स चलता चलता आ रहा था, रिचुअल फंक्शंस वगैरह, तो वो सब भी वहां पर बंद हो गया था ब्रिटिश रूल के आने से। And the British evacuated them from their own land, as a result they became homeless। और कई बार तो क्या होता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो ट्राइबल लोग होते थे उनको मतलब अपने घर से भी निकाल दिया गया था, उनकी जमीन से भी उनको निकाल दिया गया था। और इसकी वजह से जो ये ट्राइबल लोग हैं वो क्या हो गए थे, दे बिकेम होमलेस, मतलब उनके पास रहने का खाने का कोई कुछ भी ठिकाना नहीं था। एंड वेंट इन सर्च ऑफ वर्क एंड लाइवलीहुड। और इसीलिए ये लोग जो है ट्राइबल लोग वो कहाँ निकल पड़े थे फिर, काम की खोज में, और अपना जो जीवन का जो गुजारा करना पड़ता उसकी खोज में ये लोग निकल गए थे। सो दिस इज योर फिफ्थ क्वेश्चन। एंड एट लास्ट वी हैव सिक्स्थ वन कि व्हाट वाज बिरसाज विजन ऑफ अ गोल्डन एज। तो जो बिरसा है उसका विजन क्या था गोल्डन एज का। एंड व्हाई डू यू थिंक सच अ विजन अपील्ड टू द पीपल ऑफ द रीजन। और उसने सबको ऐसी ये अपील क्यों की कि हमें जो है ये मतलब हमें अपना जो गोल्डन एज है वो मतलब हमें फिर से वापस लाना है। तो व्हाट आर द रीजन, ठीक है, उसका जो रीजन था गोल्डन एज का वो क्या रीजन था, और वो क्यों लाना चाहता था, ये बताना है यहाँ पर। सो हाउ विल यू गिव द आंसर, एनीवन?
बोलेगा कोई? से बिरसा टॉक्ड अबाउट अ गोल्डन एज। तो बिरसा ने जो है वो गोल्डन एज के बारे में बात करी थी। गोल्डन एज मैंने आप लोगों को बताया था व्हाट इज गोल्डन एज। एक एग्जांपल भी मैंने दिया था सतयुग और कलयुग का। अरे सॉरी, अगेन द स्क्रीन गेट लॉक। सॉरी सॉरी, स्क्रीन आधी दिख रही होगी सबको आई थिंक। ओके चलो फिर से प्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके ओके चलो देन। तो देखो बिरसा टॉक्ड अबाउट अ गोल्डन एज। तो जो बिरसा है उसने गोल्डन एज के बारे में मतलब सबको बात करी थी। गोल्डन एज के बारे में बात क्या थी? जो मैंने बताया था कि सतयुग कलयुग की बात चल रही है, ठीक है, वो था। तो उसने कहा कि असतयुग, सतयुग में क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो मतलब सच कहते हैं यहाँ पर। सो एन एज ऑफ ट्रूथ इन विच लाइक इन द पास्ट द ट्राइबल पीपल वुड हैव अ गुड लाइफ। तो उसने कहा कि हमारा जो जीवन था, ठीक है, हमारा जो पास्ट था वो कैसा था, एकदम बहुत ही बढ़िया था। एंड अवर लाइफ वाज गुड लाइफ। तो उनका जो जीवन था पहले वो बहुत ही अच्छा जीवन था। कंस्ट्रक्ट embankments, tap natural springs, plant trees and orchards and practice cultivation, 1 minute, cultivation to earn their livings। तो वो कह रहा है कि हम जो है वो मतलब पास्ट में ये सारी चीजें हम करते थे, ठीक है, हमारे आगे मतलब हम लोग ऑर्चार्ड्स ट्रीज वगैरह कल्टीवेशन वगैरह करते थे और इसी से हमारा जो गुजारा है वो मतलब निकल जाता था। He talked of an age in which the tribals would not kill one another and would live an honest life। और बिरसा ये भी कहता है कि हमारा जो एज था, जो गोल्डन एज था, वहां पर हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे। हम किसी को भी मारते पीटते नहीं थे। क्लियर। और हम लोग जो है वो एकदम ईमानदारी वाला जो जीवन है, जो ऑनेस्ट लाइफ है, वो हम जीते थे। And his golden age consisted of a reformed tribal society in which there was no place for vices like liquor, uncleanliness, witchcraft, and sorcery, and outside forces like the missionaries, Hindu landlords, moneylender traders, and the Europeans। और ये कहता है, जो बिरसा है वो कहता है कि जो अभी का जो पीरियड है, ठीक है, अगर हमें फिर से वो हमारा जो जीवन था ट्राइबल लोगों का, अगर फिर से हमें वो गोल्डन एज हमें वापिस लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी यूज टू लिव। हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले? कि हमें एक तो लीकर छोड़ना पड़ेगा, क्लीनलीनेस लानी पड़ेगी, विचक्राफ्ट सोर्सरी मतलब छोड़ना पड़ेगा, उसको बिलीव नहीं करना होगा हमें। और मतलब ये जो आउटसाइडर फोर्सेस है, ठीक है, जैसे कि मिशनरीज है, हिंदू लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स एंड द यूरोपियंस, तो इनसे भी हमें बच के रहना पड़ेगा और हमें इनके साथ भी कभी इंक्लूड नहीं होना पड़ेगा। तो दिस वाज द थिंग दैट जो ये बिरसा है वो अपने साथियों को बताता रहता है कि भाई अगर हमें फिर से गोल्डन एज में जाना है तो ये सारी चीज हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें फॉलो करनी पड़ेगी। एक तो ये पॉइंट हो गया मेन, ठीक है, ये चीज हमें उसको छोड़ना पड़ेगा। और ये जो है मिशनरीज लैंडलॉर्ड मतलब ये भी सब हमारे लिए क्या है, एक आउटसाइडर्स, मतलब ये लोग हमारे मतलब बाहर से आए हैं और ये लोग हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, तो हमें इनके साथ भी मतलब इतना टच में नहीं आना चाहिए। Then, this vision was appealing to the tribal people as all the vices and outside forces that Birsa talked about were indeed thought of by everyone as a root causes of the misery and suffering। लास्ट में बिरसा यही कहते हैं कि ये जो पूरी जो मिजरी है, ठीक है, हम जो ये अभी सफर कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है? ये सारी चीजें हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हम मतलब छोड़ नहीं रहे हैं और हम जो है वो मिशनरीज के पास जाते हैं, हिंदू लैंडलॉर्ड के पास जाते हैं, जो एकदम आउटसाइडर्स है, जो बाहर से आए हैं, वो लोग हमें लूट लेते हैं, फिर भी हम लोग इनके पास जाते हैं, ठीक है, हम लोग जो हमारी बुरी आदतें हैं, जो ये जादू टोना है, वो हम छोड़ते नहीं है। तो इसकी वजह से हमारा जो ये हम जो अभी सफ़र कर रहे हैं, मतलब ये सब उसका मेन रीज़न है, ठीक है? ये सब उसका क्या है, रूट कॉज़ है। मतलब जो भी हमारी परेशानी है वो सब यहीं से आती है, ये सारी चीज़ों से। और ऊपर भी मैंने बताया, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो यहीं से ये सब जो प्रॉब्लम है वो मतलब वहाँ से क्रिएट होते हैं। क्लियर? तो ओके, यहाँ पर आपका जो एक्सप्लेनेशन था, चैप्टर वाइज़ मतलब जो भी क्वेश्चन आंसर्स के जो डिस्कशन थे, वो हमने यहाँ पर पूरा फिनिश कर दिया है।